उसमें अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही कविता शिक्षण के जो सोपान बताएंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने कविता शिक्षण की प्रणालियों के विषय में अध्ययन किया था। आज उसी के साथ उसी के चैप्टर से आगे जो उन्होंने कविता शिक्षण के सोपान बताए हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। कविता शिक्षण के सोपान। कविता शिक्षण किस क्रम से किया जाए, उसमें प्रस्तावना की जाए अथवा नहीं, और यदि की जाए तो वह किस प्रकार से की जाए। ठीक है। आदर्श पठन कितनी बार किया जाए और आदर्श पठन के बाद केंद्रीय भाव की परीक्षा ली जाए अथवा न ली जाए। कविता पठन में उच्चारण दोष को दूर किया जाए अथवा नहीं किया जाए, और कठिन शब्दों की व्याख्या बालकों को करके दिखाई जाए या नहीं। इस प्रकार के जो भाव हैं उसमें यह कविता के जो शिक्षण है उसके साथ साथ छंद, रस तथा अलंकारों का ज्ञान कराया जाए अथवा नहीं। इसी प्रकार कविता पढ़ाते समय कक्षा कार्य के लिए कोई समय दिया जाए अथवा नहीं। इसी के लिए फिर क्रम से रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति और परमानंद की जो बुद्धि है उसकी ओर बढ़ना चाहिए। यदि कविता शिक्षण के द्वारा हम बच्चों की रुचि, अभिवृत्तियों और सामाजिक आदर्शों को विकसित कर सके तो शिक्षण जो ये कविता शिक्षण है यह सार्थक होता है, यह समझना चाहिए। हमारी दृष्टि से इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ कविता शिक्षण की निम्नलिखित सोपान होने चाहिए। नंबर 1 प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना के द्वारा बालक अपने अर्जित ज्ञान की निम्न भूमि के प्रस्तुत पाठ की जो उच्च भूमि तक पहुंचाना चाहते हैं वह पहुंचाते हैं, और उन्हें यथा कविता और पढ़ने और उसका रसावधन करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। परंतु कुछ विद्वानों का तर्क है कि छात्र विषय शिक्षक को देखते हैं और यथा विषय की ओर भी अभिप्रेरित हो जाते हैं, इसलिए प्रस्तावना करने की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क है कि यदि शिक्षक प्यार भरी मुस्कान के लिए कक्षा में प्रवेश करे और बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शुरू से करे तो कुछ छात्र पढ़ने के लिए उनके सामने और भी ज्यादा उत्सुक होंगे। अगर व्यवहार में प्रेम और सहानुभूति होगी तो बालक का व्यवहार उसी शिक्षक की ओर बढ़ेगा, वह उसी शिक्षक की ओर उत्सुक होगा पढ़ने के लिए जो उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेगा। और फिर कविता में तो छात्रों की स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए कविता शिक्षण में प्रस्तावना में समय नष्ट नहीं करना चाहिए और हम इन विद्वानों के मत से सहमत हैं। परंतु जहाँ हो सकता है और जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर प्रस्तावना की जानी चाहिए। परंतु कविता शिक्षण में प्रस्तावना कुछ थोड़ी रोचक होनी चाहिए जो बच्चों के रुचि और रुझान को बढ़ाए और उन्हें उत्सुक करे पढ़ने के लिए, और यह अनेक प्रकार से की जा सकती है, जैसे कवि के परिचय के द्वारा। ठीक है। इस प्रणाली में कवि का जीवन व्रत बताया दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उसकी जो परिस्थितियां हैं उनका भी उल्लेख करते हुए चलना चाहिए, और जिससे कवि को यथा कविता लिखने की प्रेरणा मिली हो उसके भी बारे में बताना चाहिए। और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक
जहाँ तक कवि की एक या दो कविता भर ही पढ़ाई जाती हैं, वहाँ इसके प्रयोग करना व्यर्थ होता है। उच्च कक्षाओं में और माध्यमिक और उसके बाद ही इनकी इस तरह की कविताओं की विवेचना करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटी जो बालकों की कक्षाएं होती हैं उनमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनमें कविता का आधा भाग दिया जाता है या एक या दो ही कविता एक कवि की होती है। फिर है पूर्व सूचना देकर। इसमें शिक्षक कविता पढ़ाने से पहले यह सूचित कर देता है कि आज हम इस विषय की कविता पढ़ाएंगे और इसमें अमुक रस तथा अलंकारों का अच्छा निर्वाह हुआ है और आदि आदि, यानी इसके बारे में जिस कविता की कविता पढ़ी जाएगी उसके बारे में और उसके द्वारा प्रयोग किए गए अलंकारों, रसों, छंदों का भी पहले से वर्णन बता दिया जाता है कि ये इन कविता में इन सब प्रकार के रस, अलंकार और छंदों का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद है इस प्रकार प्रस्तावना करने के बाद बच्चों को कविता में आनंद नहीं आता, इसलिए इस प्रकार की प्रस्तावना नहीं करनी चाहिए। और अगर हम बालकों के सामने मधुर आवाज में और धीरे धीरे कविता पढ़ते हुए और उसका अर्थ समझाते हुए चलेंगे तो बच्चे की उसमें उत्सुकता बढ़ेगी, ना कि अगर हम पहले से ये चीज बता देंगे कि इस कविता में ये वाला अलंकार प्रयोग हुआ है और कवि ने यहाँ पर ये वाला रस प्रयोग किया है, तो पहले से बालकों को पता चल जाता है और उसकी उनकी जो उत्सुकता है वह खत्म हो जाती है। अब नंबर 3, सारांश कथन प्रणाली। इस प्रणाली में कविता का सारांश प्रसंग सहित बता दिया जाता है और कहीं कहीं इस प्रणाली का प्रयोग करना आवश्यक होता है और कुछ कविताएं ऐसी होती है जिनके पढ़ने से पहले यदि कुछ न कहा जाए तो बालकों को ये चीजें समझ नहीं आती हैं। तो जहां तक हो सके ऐसी कविता छोटी कक्षा में नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि छोटे बालकों को इतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बच्चे प्रसंग सुनने से अधिक रुचि नहीं लेते हैं। यदि कहानी के रूप में प्रसंग सुनाया जाए तो इस तरह की प्रस्तावना सजीव हो सकती है। तो इस प्रकार की जो कविताएं हैं वह छोटे बालकों की पुस्तकों में प्रयोग न की जाए। फिर है कविता के अनुकूल पर्यावरण उत्पन्न करना। यदि कोई ऐसी कविता पढ़ानी है जिसमें पर्वतों की विशालता और झरनों की झनकार, बादलों की गड़गड़ाहट या फिर किसी अन्य प्रकृति चित्रण का वर्णन करना है, तो शिक्षक चित्र अथवा प्रश्नों के द्वारा बच्चों के सामने उसकी यथास्थिति को उपस्थित कर देता है और यह प्रणाली अन्य प्रणालियों से अच्छी है लेकिन दोष मुक्त नहीं है। प्रारंभ में भूमिका बांध देने से ही जो कविता की नवीनता है वह खत्म हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से भी उसके अनुकूल पर्यावरण बनाना भी बड़े बालकों के लिए तो सही है, और जो छोटे क्लासों के बच्चे हैं उनके लिए इस प्रकार से करना उचित नहीं है, क्योंकि वह इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। फिर
नंबर 5 प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तर द्वारा कभी कभी प्रश्न की सहायता से बच्चों को यथा कविता के पढ़ने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है और पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाओं और उनके जो नैतिक मूल्य हैं उनके संबंधित कुछ कविताओं के शिक्षण में इस प्रकार की प्रस्तावना की जानी ठीक रहती है, पर सभी प्रकार की कविताओं में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। फिर है समांतर कविता के पाठ द्वारा। समांतर कविता के पाठ द्वारा ठीक है। कविता शिक्षण में प्रस्तावना समान भाव की अन्य कविता की पंक्तियों से की जाती है और फिर ये समान भाव की जो पंक्तियां हैं अपेक्षाकृत बहुत सरल होनी चाहिए। जहां तक संभव हो बच्चों की पढ़ी हुई कविताओं को ही इस प्रयोग में लाना चाहिए और फिर यथा कविता के कुछ प्रश्न कर शिक्षक को उद्देश्य कथन देने चाहिए और इस प्रकार की प्रस्तावना करने से बच्चे कविता के विषय की ओर आकर्षित भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि शिक्षक समान भाव की पंक्तियों पर आवश्यकता से अधिक प्रश्न करके देगा तो उसे उसमें उलझन भी होती है और तो अगर इस तरह की कोई छात्रों को उलझा देगा तो सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा और ना ही बच्चे कुछ समझ पाएंगे ना ही उसका अर्थ पता कर पाएंगे। ठीक है, उसी कविता के पाठ द्वारा आज अधिकतर भाषा शिक्षण में विशेषज्ञ इस बात को अधिक मानते हैं कि कविता में बच्चों को स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए उसकी प्रस्तावना मात्र उसके सस्वर पठन से ही कर सकते हैं, उसकी अलग प्रस्तावना से करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यदि प्रस्तावना उसी कविता से की जाए तो यह आवश्यक है कि कविता का सस्वर पठन करने के बाद उसके केंद्रीय भाव को 1-2 पर्सन के द्वारा किए जाए और हमारी अपनी सम्मति से ऐसा करना अधिक ही युक्ति संगत है। अब है आदेश द्वारा। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक का यथा पृष्ठ खोलकर यथा कविता को पढ़ने के लिए सीधे तैयार कर सकता है और यह स्थिति तब निर्भर करता है कि यह स्थिति कैसी है। इस प्रकार आदेश देने के बाद उद्देश्य कथन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर बालक को कविता पढ़ने के लिए बोलना है तो पहले शिक्षक पुस्तक उठाकर उसी अध्याय को खोले और चिन्हित करके कहे कि ये वाला पेज खोले और इस वाली पुस्तक इस वाले अध्याय से ये वाली कविता पढ़ेंगे, तो इसलिए उसे किसी प्रकार की कोई प्रस्तावना देने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। ठीक है, उद्देश्य कथन। प्रस्तावना का दूसरा सोपान क्या है? उद्देश्य कथन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम उद्देश्य कथन, कविता के उद्देश्य कथन पर चर्चा करेंगे और उसके विषय में अध्ययन करेंगे।